Hello friends, welcome to my channel. This is me, Dr. Sada from Brain, currently pursuing MD in पैथोलॉजी। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिंपल सा मतलब है साइक्लिकल डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, हम सभी जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन की होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। मेंस्ट्रुअल फेज होता है, फॉलिफरेटिव फेज होता है, ओवुलेटरी एंड सेक्रेटरी फेज। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे ब्लीडिंग फेज भी कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल फेज में आती है सबसे पहले बात ड्यूरेशन की, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज का ड्यूरेशन कितना होता है। जनरली 1 to 4 डेज होता है, +- 2 डेज हो सकता है। कॉज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती ही क्यों है? ड्यू टू द लो लेवल ऑफ LH एंड FSH। ये सवाल आपके एंट्रेंस में भी कई बार आ चुका है। मेंसेस अकर ड्यू टू, आपका जवाब होगा लो लेवल ऑफ LH एंड FSH। होता ही है जब बॉडी के अंदर LH और FSH का लेवल कम होता है, इसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। जब भी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है? तो आपका जवाब होगा FSH RH एंड LH RH। जब FSH RH और LH और RH का लेवल बढ़ेगा तो इसकी वजह से FSH और LH का बढ़ जाएगा, और जब बॉडी के अंदर FSH LH बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है जब इधर एंडोमेट्रियम टूटती है तो उधर हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो आपका जवाब होगा FSH RH LH RH। ठीक है, जब नॉर्मली होता ये है कि जब भी हमारी बॉडी से ब्लड किसी भी तरीके से बाहर निकलता है तो वो क्लॉट कर जाता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं करता। क्यों? क्योंकि फिब्रिनोलाइसिन ये एक एंजाइम है जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं होता। ठीक है, अब जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं तो हमें नॉर्मल पता होना चाहिए। नॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है 2 से 5 दिन होती है। ये सवाल आपके एंट्रेंस में भी आ चुका है। नॉर्मल ब्लीडिंग कितने दिन होती है? 2 to 5 डेज होती है। नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, यानी जब मेंसेस अकर करते हैं तो उसमें नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? 35 ml, लेकिन 20 से लेकर 80 ml नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। आयरन लॉस पर साइकिल, यानी कि एक बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसमें आयरन कितना लॉस होता है? तो आपका जवाब होगा 30 मिलीग्राम। ठीक है, मीन ड्यूरेशन भी पूछा जा सकता है आपसे। मीन ड्यूरेशन होता है 4 to 7 डेज। अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो आपका जवाब होगा 3 to 5 mm। एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर आपसे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन पूछी जाती है तो आपका जवाब होगा 1 mm। ओके, अब बात करते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकंड फेज, जिसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसे पॉलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं और प्री ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर बात आती है इसकी ड्यूरेशन की, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो फॉलिकुलर फेज होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो फॉलिकुलर फेज होता है उसका ड्यूरेशन जनरली 5 to 13 डेज होता है, +- 2 डेज हो सकता है। इस फेज के अंदर होता क्या है कि जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। किसकी वजह से? FSH जो होता है सिक्रीट होता है कहाँ से? फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल अकर बाय, तो आपका जवाब होगा बोथ FSH एंड LH। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फॉलिकुलर फेज, यानी जिसे पॉलिफरेटिव फेज में भी कहा जाता है, इसमें होता यह है कि FSH और LH का लेवल ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, यानी ये एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में क्या करेगा, तो एस्ट्रोजन जो हमारी बॉडी में काम करता है रीजनरेशन एंड पॉलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? रीजनरेशन एंड पॉलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि इसका एस्ट्रोजन का काम रीजनरेशन एंड पॉलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम है। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि रीजनरेशन पॉलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम जो होता है कितने टाइम तक चलता रहता है, तो आपका जवाब होगा 48 आवर्स आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंसेस होने के बाद 48 घंटे तक मेंस्ट्रुएशन रीजनरेशन पॉलिफरेशन का काम चलता रहता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसके अंदर, यानी जिस टाइम रीजनरेशन पॉलिफरेशन एंडोमेट्रियम का चल रहा होगा उस टाइम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे उसके? हमें लार्ज लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं इन द स्ट्रोमा, जिससे बोला जाता है स्ट्रेटम बेसिली। ठीक है, एक पॉइंट है इसके अंदर एंडोमेट्रियल थिकनेस का, यानी फॉलिकुलर फेज जब चल रहा होता है उस दौरान एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होती है? एंडोमेट्रियल थिकनेस हमारी 5 to 8 mm होती है। फर्न टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्न टेस्ट जो होता है, सवाल इस तरीके से आता है कि कब किस फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में किया जाता है, यानी फर्न टेस्ट फॉलिकुलर फेज के अंदर किया जाता है। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, आपको सबसे पहले फर्न टेस्ट से पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि फर्न टेस्ट होता क्या है। फर्न टेस्ट के अंदर क्या कहते हैं, सर्वाइकल म्यूकस को लेकर स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप में लगाकर देखते हैं। उसमें जब हम देखेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? एक पाम लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl। ये सवाल पूछा जाता है कि फर्न टेस्ट के अंदर पाम लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किस वजह से? NaCl की प्रेजेंस की वजह से। लेकिन ये पाम लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जिन लोगों के अंदर ओवुलेशन होता है उनके अंदर नहीं देखने को मिलता है, और जिनके अंदर नहीं होता है उनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है,
ओव्यूलेटरी फेज यानी सबसे पहले इसमें जो सवाल आता है, पूछा जाता है कि ओव्यूलेशन किस दिन होता है, तो आपका जवाब होगा ओव्यूलेशन होता है 14 डेज पे। इस फेज के अंदर होता ये है कि एलएच का सिक्रीशन एकदम से बढ़ जाता है, जो जाके एलएच एक्ट करता है ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर। जब एलएच आके एक्ट करेगा ग्राफिन फॉलिकल पे, तो इसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल टूट जाता है और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का फोर्थ फेज, जिसे बोला जाता है सिक्रेटरी फेज या फिर प्रोजेस्टेशनल फेज या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोला जाता है, और इसको ल्यूटियल फेज भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर बात आती है ड्यूरेशन की, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो सिक्रेटरी फेज होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 15 to 29 डेज। ऑलमोस्ट ये कॉन्स्टेंट ही रहता है, 15 to 29 डेज। इस फेज के अंदर होता क्या है कि जब ओवल्यूशन हो गया, ओवल्यूशन होने के बाद जो ग्राफिन फॉलिकल के रिमेनिंग सेल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। क्यों? उन पर आके पहले एक्ट करता है एलएच उन्हें कन्वर्ट करवा देता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से आपसे सवाल ये पूछा गया है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, तो आपका जवाब होगा कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड सवाल पूछा गया है आपसे, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोथेलियम, और ये स्टिमुलेट करता है यूट्राइन ग्लैंड को फॉर द रिलीज ऑफ वाटरी म्यूकस, और एंडोथेलियम की जो ब्लड वेसल्स है उनका डायलेटेशन करवाता है। एंडोमेट्रियल थिकनेस, ये सवाल आपके पेपर में कई बार आ चुका है। पूछा गया है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस सिक्रीटरी फेज के अंदर कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 12 to 14 mm। एक सवाल इस तरीके से पूछा गया है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस सबसे थिकेस्ट किस में होती है, किस फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एंडोमेट्रियल सबसे ज़्यादा थिक होती है, तो आपका जवाब होगा सिक्रीटरी फेज, जिसे प्रोजेस्टेशनल फेज भी बोलते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी या फिर ल्यूटियल फेज। ठीक है, एक सवाल आपसे पूछा गया है कि कॉर्क शेप ग्लैंड जो होते हैं किस फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखने को मिलते हैं, कॉर्क शेप किस फेज में देखने को मिलते हैं, आपका जवाब होगा सिक्रीटरी फेज। एक सवाल आपसे इस तरीके से पूछा गया है, मैक्सिमम एक्टिविटी या फिर मैच्योरिटी ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम किस डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होती है, तो आपका जवाब होगा 22nd डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपसे पूछा जाए कि उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22nd डे पे कॉर्पस ल्यूटियम का साइज कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सवाल पूछा गया है एंडोमेट्रियल बायोप्सी से, यानी कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो होती है किस फेज में की जाती है। सबसे पहले तो ये सवाल इस तरीके से पूछा गया, तो आपका जवाब होगा प्री मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि सिक्रेटरी फेज, प्रोजेस्टेशनल फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, प्री मेंस्ट्रुअल फेज, ये सारे के सारे एक ही नाम है। ठीक है, सवाल पूछा जाता है कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी किस फेज में की जाती है, तो आपका जवाब होगा प्री मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, दूसरा सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो प्री मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर की जाती है वो किस लिए की जाती, तो आपका जवाब होगा फॉर इनफर्टिलिटी। आपने बुक में इस तरीके का एक डायग्राम देखा होगा, ये डायग्राम हार्मोन्स का डायग्राम है अकॉर्डिंग टू द डेज। बुक्स के अंदर 4 हार्मोन्स को इस तरीके से बताया गया है। मान लीजिए ये मिड ऑफ द साइकिल है जिस दिन ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, ये 13 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 15 डे पे, और ये हमारी साइकिल 28 से 29 डेज की है। सबसे पहले ये देखिए आप, जो हाईएस्ट पीक दिखाई गई है, ये जो हाईएस्ट पीक है ये बता रही है एलएच को। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड हायर पीक है ये बता रही है एफएसएच को, और ये जो ग्रीन कलर से डोनेट किया गया है ये बता रहा है जो हाई 2 पीक्स देख रही हैं, ग्रीन कलर से 2 पीक्स दिखाई गई हैं, ये बताती हैं एस्ट्रोजन को, और ये जो सिंगल पीक है ये बता रही है प्रोजेस्टेरॉन को। अब सवाल होता है कि ये एस्ट्रोजन को क्यों बता रही है, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे ये मिड ऑफ द साइकिल है, यहाँ पे होगा हमारा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से पहले कौन सा फेज चल रहा होगा, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में किस हार्मोन का लेवल बढ़ा रहता है, एस्ट्रोजन का। ठीक है, दूसरा पीक क्यों है, ये ओवुलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ मिड ऑफ द साइकिल है, ये ओवुलेशन। ओवुलेशन होने के बाद ग्राफिन फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। एस्ट्रोजन जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकलता है। ठीक है, सेकंड पीक जो दिखाई गई है ब्लू कलर से, ये किसको बता रही है, प्रोजेस्टेरॉन को बता रही है। क्यों बता रही है प्रोजेस्टेरॉन को, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे ये मिड ऑफ द साइकिल है, यहाँ ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन होने के बाद ग्राफिन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब जब हमने बात की यहाँ पे एलएच की, हायर पीक किसकी है, एलएच की। एलएच से रिलेटेड सवाल आता है कि एलएच का जो पीक होता है वो ओवुलेशन से कितनी देर पहले होता है। एलएच का जो पीक होता है ओवुलेशन से 36 आवर पहले होता है, या फिर ऑन एन एवरेज 24 से 36 आवर। दूसरा सवाल इसमें पूछा गया है कि जब एलएच पीक पे होता है तो उस दौरान एलएच का लेवल कितना होता है। एलएच का लेवल होता है 76 नैनोग्राम पर ml। तीसरा सवाल एलएच से पूछा गया है उसकी हाफ लाइफ का, यानी एलएच की कितनी हाफ लाइफ होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए एलएच की हाफ लाइफ 30 मिनट होती है। तीसरा
एफएसएच से रिलेटेड पूछा जाता है कि एफएसएच जो होता है किस दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीक पर होता है। एफएसएच जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7th डे पे पीक पे होता है। उसके बाद होता ये है कि एफएसएच धीरे धीरे कम होता जाता है तो 18th डे पे जाके कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है। एफएसएच की भी हाफ लाइफ पूछी गई है। एफएसएच की हाफ लाइफ होती है 4 आवर्स। एफएसएच की कितनी हाफ लाइफ है? 4 आवर है। ठीक है। एक सवाल ये पूछा जाता है जब ओवुलेशन होता है उस दौरान ग्राफिन फॉलिकल का कितना साइज होता है। ओवुलेशन के टाइम पे ग्राफिन फॉलिकल का साइज 20 mm या उससे भी ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवुलेशन के लिए, तो आप डायग्राम में देख के बता सकते हैं कौन से हार्मोन हो सकते हैं। ओवुलेशन किस दिन होगा? मिड ऑफ द साइकिल में। ओवुलेशन से पहले किस किस हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है? डायग्राम में देख के बताइए। LH का लेवल बढ़ा हुआ है, FSH का लेवल बढ़ा है और एस्ट्रोजन का। तो आपका जवाब होगा हाई लेवल ऑफ LH, FSH एंड एस्ट्रोजन। अगर आपको ऑप्शन में LH, FSH और एस्ट्रोजन तीनों दे रखे हैं और चौथा ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज, आप लगाएंगे आंसर ऑल ऑफ दीज। लेकिन अगर FSH और एस्ट्रोजन ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ LH दे रखा है, तो सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा इसका हाई लेवल ऑफ LH। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि LH का लेवल जो होता है कब हाई होता है, तो आप इसे डायग्राम में देख के बता सकते हैं। LH का लेवल कब हाई होता है? ये ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन से पहले होता है। और अगर आपको अपने आंसर को और स्पेसिफाई करना है तो ओवुलेशन से पहले कौन सा फेज चल रहा होगा? ये हमारा फॉलिकुलर फेज। ठीक है। लेकिन फॉलिकुलर फेज में भी लास्ट में जाके LH का लेवल बढ़ता है। तो आपका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओवुलेशन किस दिन होता है, तो आपका जवाब होगा 14 to 16 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों? क्योंकि ओवुलेशन जो होता है 14 से 16 डे पहले होता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के, या फिर मोस्ट एक्यूरेट आपका आंसर हो सकता है 14 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। आपने देखा होगा बहुत सी फीमेल होती हैं इरेगुलर मेंसेस की कंप्लेन करती हैं। सवाल ये बनता है कि जो लोग इरेगुलर मेंसेस की कंप्लेन करती हैं उनके अंदर कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज जो होता है जो वेरी करता है। आपका जवाब होगा फॉलिकुलर फेज जो होता है वैसे फीमेल के अंदर वेरी करता है, जबकि ल्यूटियल फेज जो होता है मोर और लेस कांस्टेंट रहता है 14 डेज पे। फीमेल्स के अंदर एनोवुलेटरी साइकिल होती है, उनके अंदर अगर एस्ट्रोजन का लेवल लो कर दिया जाता है तो उसकी वजह से उनके अंदर विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लेकिन जो ब्लीडिंग विड्रॉल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से होती है वो ज़्यादा हैवी होती है एज कम्पेयर टू द प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल ब्लीडिंग। इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिफर्ड बाय, यानी आपको पहले से ही मालूम है कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव का। कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो आपका जवाब होगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। यानी जब हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल्स का इस्तेमाल करेंगे इसकी वजह से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफर होगी, यानी ब्लीडिंग फिर नहीं होगी। एट द लेवल ऑफ मेनोपॉज होता ये है कि ब्लीडिंग तो होती नहीं है और ओवुलेशन भी नहीं होता, तो बॉडी को खुद से ये लगता है कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि बॉडी को ये लगता है कि ओवुलेशन ना होने की वजह LH और FSH का लेवल कम हो रहा है, इस वजह से ओवुलेशन नहीं हो रहा। तो बॉडी खुद से क्या करती है? LH और FSH का लेवल बढ़ाने लगती है। जब LH और FSH का लेवल बढ़ेगा तो लेकिन ओवुलेशन तो हो नहीं रहा, ओवुलेशन नहीं होगा तो यानी कि फिर कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बन रहा होगा, और जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन रहा होगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं बन रहा होगा। तो इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि मेनोपॉज के लेवल पे क्या होता है? LH और FSH का लेवल बढ़ जाता है मगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। मेनोपॉज से रिलेटेड एक सवाल ये भी पूछा गया है कि उस कंडीशन का नाम बताइए जिसके अंदर यूरिन में FSH का लेवल बढ़ जाता है या यूरिन में FSH सिक्रीट होने लगता है। तो मैंने आपको बताया कि मेनोपॉज जब होता है तो LH और FSH का लेवल बढ़ जाता है। इन दोनों में भी खासकर जो लेवल बढ़ता है FSH का बढ़ता है। होता यह है कि मेनोपॉज में FSH का लेवल बढ़ जाता है, पहले ब्लड में बढ़ता है और फिर वो इतना बढ़ जाता है कि वो यूरिन में भी आने लगता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए किस कंडीशन के अंदर यूरिन में FSH का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो आपका जवाब होगा मेनोपॉज। एक सवाल नीट में इस तरीके से पूछा गया है कि कितने ओवुलेशन होते हैं एक साल के अंदर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओवुलेशन जो होते हैं अल्टरनेटली होते हैं, पहले इस ओवरी से होते हैं, फिर इस ओवरी से होते हैं, फिर इस ओवरी से, फिर इस ओवरी से होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इन टोटल अगर पूछा है आपसे कितने ओवुलेशन होते हैं, तो आपका जवाब होगा 12, यानी एक दोनों ओवरी का मिला के कितना हो जाएगा एक साल में? 12 हो जाएगा। और अगर सिंपल पूछा जाता है कि एक सिंगल ओवरी से एक साल में कितना ओवुलेशन होता है, तो जब अल्टरनेट हो रहा होगा तो एक का पूछ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 6 ओवुलेशन होंगे एक। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।